स्वागत है। आज से हिंदी विषय में हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि व्याकरण शब्द का अर्थ क्या होता है, व्याकरण कहते किसे हैं और व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। जैसा कि यहाँ पर शब्द देख रहे हैं व्याकरण, उस शब्द को अगर हम खंडित या विभाजित करें तो ये होता है वी प्लस आ प्लस करण। वी का मतलब होता है विशेष प्रकार से, आ का मतलब होता है आख्यान या व्याख्या करना, करण का मतलब होता है करना। यानी व्याकरण शब्द का अर्थ होता है विशेष प्रकार से आख्यान या व्याख्या करना, उस शब्द का अर्थ होता है। व्याकरण का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, हम व्याकरण पढ़ते क्यों हैं, व्याकरण हम क्यों पढ़ते हैं, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है। जैसे अगर किसी भी भाषा को हमें सीखना है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान हमें हो ही। अगर उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान हमको नहीं है तो भी हम उस भाषा को सामाजिक परिवेश के माध्यम से सीख सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि तमिल तेलुगु भाषा है, यदि हम हिंदी भाषी क्षेत्र के रहने वाले हैं और दक्षिण भारत में कुछ समय के लिए चले जाएं तो उस सामाजिक परिवेश में रहकर, उस भाषाई परिवेश में रहकर हम तमिल तेलुगु इत्यादि भाषाओं को धीरे धीरे सीख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ पर जाकर तमिल या तेलुगु भाषा का व्याकरण हमने पढ़ा, हमने इन भाषाओं को उस सामाजिक परिवेश में रहकर सीख लिया, लेकिन हमको उसका व्याकरण का ज्ञान नहीं है। तो व्याकरण का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। हिंदी भाषा हम बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन हिंदी भाषा जो है बहुत ही अच्छा बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाषा सीखने के लिए हम सामाजिक परिवेश के माध्यम से भी भाषा को सीख सकते हैं, लेकिन अगर उस भाषा की शुद्धता को हमें जानना है या शुद्ध रूप से उस भाषा का प्रयोग करना है तो उसके लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान हमें होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। व्याकरण ग्रंथों की हम बात करें तो संस्कृत व्याकरण में आप सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा का प्रथम व्यवस्थित जो व्याकरण ग्रंथ माना जाता है वह अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी, चूँकि इसमें 8 अध्याय हैं इसलिए इसको अष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। इसकी रचना जो है पाणिनि के द्वारा किया गया था और ये संस्कृत भाषा का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, ये तो संस्कृत भाषा का है, वैसे हम आपसे चर्चा ये भी कर लें पाणिनि के संदर्भ में कि पाणिनि जो है गंधार प्रांत के रहने वाले थे और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के परम मित्र थे और उनके राज दरबार में रहते थे। पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी ग्रंथ, जो सबसे व्यवस्थित व्याकरण संस्कृत का माना जाता है, उसकी रचना उन्होंने किया था। इसमें इन्होंने एक सूत्र की स्थापना किया था जिसको माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ये संस्कृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक किंवदंती भी सुना होगा आपने कि पाणिनि जो है बचपन में मंदबुद्धि थे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या किया और भगवान शिव ने डमरू बजाकर 14 प्रकार की ध्वनियों को पाणिनि को बताया था। चूँकि भगवान शिव, जिनको महेश के नाम से भी जानते हैं, तो भगवान शिव यानी महेश के द्वारा उस 14 प्रकार की ध्वनियों को बताया गया था, इसलिए उस 14 सूत्रों को माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। माहेश्वर सूत्र उसको कहते हैं, जो 14 सूत्र बिल्कुल ग्रंथ के प्रारंभ में ही बताए गए हैं वह माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि भगवान शिव यानी महेश के द्वारा जो है उन सूत्रों का ज्ञान कराया गया था। तो ये तो संस्कृत भाषा का है। हम अब बात करते हैं हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है।
तो हिंदी भाषा का अगर पूछा जाए कि हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, तो कौन सा है, वह है ब्रजभाषा व्याकरण। ब्रजभाषा व्याकरण जो किसके द्वारा लिखा गया था, तो मिर्जा खां के द्वारा लिखा गया था। मिर्जा खां के द्वारा 1658 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना की गई थी, इस व्याकरण ग्रंथ की रचना की गई थी और इसको हिंदी भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। तो ब्रजभाषा व्याकरण हिंदी का पहला व्याकरण है। अब इसके आगे भी हम कुछ व्याकरण ग्रंथों के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो हिंदी में आपके पूछे जा चुके हैं, यहाँ तक कि टीजीटी पीजीटी की भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उन ग्रंथों के बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि हिंदी खड़ी बोली में सबसे पहले किसने हिंदी व्याकरण लिखा था, किसमें। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि हिंदी खड़ी बोली में सबसे पहले जो है किसने व्याकरण ग्रंथ लिखा था। तो हिंदी खड़ी बोली में सबसे पहले व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे जिनका नाम है जोजुआ कैदलियर। कहीं कैडलियर लिखा रहता है, कहीं कैदलियर लिखा रहता है। तो जोजुआ कैदलियर जो है ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी थे जिनके द्वारा जो है सबसे पहले अपने कर्मचारियों की सुविधा के लिए हिंदी खड़ी बोली में उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा था। जैसे इस प्रकार से है उनका नाम, जोजुआ कैदलियर। अब दूसरे हम व्याकरण ग्रंथ की चर्चा करते हैं। एक प्रश्न इस प्रकार से है कि सबसे पहले अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हिंदी व्याकरण किसने लिखा था। क्योंकि इसके पहले जो भी व्याकरण ग्रंथ लिखे जा रहे थे वह सभी व्याकरण ग्रंथ किसके आधार पर, तो संस्कृत व्याकरण को आधार बनाकर हिंदी के व्याकरण लिखे जा रहे थे। अब यहाँ पर ये प्रश्न है कि अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर, अंग्रेजी का जो ग्रामर है उसको अपना आधार बनाकर सबसे पहले हिंदी का व्याकरण किसने लिखा था। तो ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे। उसी प्रकार आपके एक अंग्रेज विद्वान हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी विभाग के या भारतीय भाषाओं के विभाग अध्यक्ष थे। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। उसमें अलग अलग विभाग थे। उसमें भारतीय भाषाओं का जो विभाग था उस विभाग के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, वह थे जॉन गिलक्रिस्ट। जॉन गिलक्रिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा था। उस ग्रंथ का नाम ही इन्होंने क्या रखा था, हिंदुस्तानी ग्रामर, उसका नाम उन्होंने रखा था। तो हिंदुस्तानी ग्रामर जो जॉन गिलक्रिस्ट के द्वारा लिखा गया था, ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भारतीय भाषाओं के विभाग अध्यक्ष थे, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया और अंग्रेजी व्याकरण को अपना आधार बनाकर सबसे पहले हिंदी का व्याकरण लिखा गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि संस्कृत व्याकरण में तो आप जान रहे हैं कि संस्कृत के सबसे पहले व्यवस्थित व्याकरण ग्रंथ जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। अब अगर ये पूछा जाए कि हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं, क्वेश्चन है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं, तो हिंदी का पाणिनि हम किस विद्वान को कहते हैं या किस विद्वान को हिंदी पाणिनि के नाम से जाना जाता है, तो वह है कामता प्रसाद गुरु। कौन है, वह है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु को जो है हिंदी का क्या कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। कुछ किताबों में अलग अलग भी दिए गए हैं, लेकिन हिंदी का पाणिनि जब भी आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पाणिनि किसको कहते हैं, तो हिंदी का पाणिनि जो है कामता प्रसाद गुरु को कहते हैं। इसके अलावा जो है
अब हम बात करेंगे कि हिंदी जो व्याकरण है उसको अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हिंदी व्याकरण को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से। तो अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से हिंदी व्याकरण को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला आपका है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। ये 3 इसके विन्यास या भेद किए जा सकते हैं अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से। इसी को कुछ पुस्तकों में लिखा होगा वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास। बात एक ही है, वर्ण विन्यास, शब्द विन्यास या वाक्य विन्यास दिया रहे या वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार दिया रहे, बात एक ही है। अब इसमें हम पहले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ण विचार। यानी सबसे पहले हम विचार करते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होता है। जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है। वर्ण को परिभाषित अगर किया जाए तो उसको परिभाषित स्वरूप में कह सकते हैं कि वे मूल ध्वनियाँ जिसे खंडित अथवा विभाजित नहीं किया जा सकता उन्हें वर्ण कहते हैं। यानी सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसको खंडित नहीं कर सकते हैं या उससे छोटे स्वरूप में नहीं बदल सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ण कहते हैं। जैसे मान यहाँ पर अ लिखा हुआ है, इसको हम चाहें कि इससे छोटे स्वरूप में विभाजित कर दें तो इसको और छोटे या इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर ऐसे मान लीजिए क लिखा है, पूछा है कि वर्ण है कि नहीं है, तो इसको हम चाहें तो 2 भागों में खंडित या विभाजित कर सकते हैं। ये क और प्लस अ, यानी 2 इसको हम खंडों में विभाजित कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ण नहीं है, ये 2 वर्ण, ये क और अ, यानी 2 वर्णों से मिलकर ये बना हुआ है। तो इस सीधे से हम इसमें एक ध्यान रखेंगे एक बात कि वर्ण क्या होता है, तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। लेकिन मानिए प्रश्न आपसे ऐसे पूछ दिया गया, पूछा गया क्वेश्चन कि भाषा की लघुत्तम इकाई है, ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया है। भाषा की लघुत्तम इकाई है, ऑप्शन लिखा है ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। अब यहाँ पर क्या बताएंगे? तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब ऑप्शन में ध्वनि दिया गया हो तो भाषा की लघुत्तम इकाई में ध्वनि और वर्ण दोनों ऑप्शन में दिए गए हों तो उस स्थिति में हमको ध्वनि बताना है। भाषा की लघुत्तम इकाई अगर ध्वनि और वर्ण दोनों दिया गया है तो आपको क्या बताना है? आपको ध्वनि बताना है। लेकिन सामान्यतः परीक्षाओं में ध्वनि ऑप्शन में नहीं दिया रहता है। अक्सर ऑप्शन में आपका क्या दिया रहेगा? वर्ण दिया रहेगा। तो भाषा की लघुत्तम इकाई वर्ण होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। वैसे ये जितना भी हमने लिखा है ये सभी जो है कोई ना कोई लघुत्तम इकाई ही है। जैसे ध्वनि के संदर्भ में कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन किया जाए कि भाषा की लघुत्तम उच्चारित इकाई क्या होती है, क्वेश्चन क्या किया हमने? भाषा की लघुत्तम उच्चारित, भाषा की लघुत्तम उच्चारित इकाई क्या होती है? तो भाषा की लघुत्तम उच्चारित इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। दूसरा इसी में वर्ण है। ये कहा जाए कि भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई क्या होती है? लिखित इकाई, तो वह हम क्या बताएंगे? वह आपका वर्ण है। दूसरा ऐसे है, अगर ये पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है,
सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? तो वह जो है शब्द होता है। और अगर ऐसे पूछ दिया कि भाषा की लघुत्तम पूर्ण इकाई, भाषा की लघुत्तम पूर्ण इकाई क्या होती है? तो वह आपका वाक्य होता है। देखिए ये सब इकाई ही हैं, भाषा की ही इकाई है, लेकिन अलग अलग प्रकार की इकाई है। लघुत्तम उच्चारित इकाई ध्वनि होता है, लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण होता है, लघुत्तम जो है सार्थक इकाई शब्द होता है, और लघुत्तम पूर्ण इकाई क्या होता है? तो वाक्य होता है। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ दिया गया कि वाक्य की लघुत्तम इकाई, वाक्य की लघुत्तम इकाई, वाक्य की लघुत्तम इकाई क्या होती है? अब देखिए यहाँ पर भाषा की लघुत्तम इकाई नहीं कर रहे, यहाँ पे कह रहे हैं कि वाक्य की लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो वाक्य की लघुत्तम इकाई कहेंगे तो वह हो जाएगा पद। वाक्य की लघुत्तम इकाई क्या होता है? तो पद होता है। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर राम लिख दिया, पूछा जाए कि राम शब्द है कि पद है? तो राम यहाँ पर क्या है? शब्द है। राम क्या है? शब्द है। लेकिन वही हमने ऐसे लिख दिया कि राम पढ़ता है, ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर राम क्या हो गया? ये जो है पद हो गया। यानी शब्दों को जब वाक्यों में हम प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो वाक्य की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो पद होती है। अब देखिए सीटेट के दृष्टिकोण से हम आपको यहीं पर एक प्रश्न क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ऐसे लिखा है स्वनिम, लेखिम, रूपिम, शब्दिम। ऐसे देखिए ऑप्शन लिखा है। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन यही है, पूछा गया कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो वर्ण ऑप्शन में दिया रहेगा तो वर्ण बताएंगे, वर्ण और ध्वनि दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो ध्वनि बताएंगे। लेकिन हमने कहा कि ज़्यादातर परीक्षाओं में वर्ण ऑप्शन में दिया रहता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। अब देखिए ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य ये सब नहीं दिया है। ऑप्शन में आपका लिखा है स्वनिम, लेखिम, रूपिम, शब्दिम, या ये लिखा रहेगा अर्थिम, ऐसे लिखा रहेगा। कोई भी ऐसे ऑप्शन में लिखा रहेगा। अब क्वेश्चन आपसे यहीं पर पूछा गया, वही क्वेश्चन यहाँ पर वही है, केवल ऑप्शन बदल दिए गए। ऑप्शन में आपको बदल गया स्वनिम, लेखिम, रूपिम और अर्थिम। अब इस परिस्थिति में हमको क्या बताना है? जब पूछा जाए कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है तो उसको हमें स्वनिम बताना है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या पूछेगा? भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? तो हमें क्या बताना है? स्वनिम बताना है। और अगर ये ऑप्शन मैंने लिखा है कि भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है तो वर्ण बताना है। अब देखिए अगर दूसरे तरफ से पूछा गया कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है। तो भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है? शब्द होती है। लेकिन शब्द ऑप्शन में नहीं दिया है, ऐसे ऑप्शन दिया है और पूछा गया कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या होती है तो हम क्या बताएंगे? रूपिम बताएंगे। भाषा की लघुत्तम इकाई तो स्वनिम, अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा है तो। और ये पूछ दिया कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई अगर पूछ दिया
और ऑप्शन ऐसे लिखा है तो उसमें हम क्या बताएंगे, रूपिम बताएंगे। यानी अगर ध्वनि वर्ण शब्द ऐसे ऑप्शन दिया है तो इस प्रकार के ऑप्शन हम चूज करेंगे। अगर वह ऑप्शन न देकर इस प्रकार से ऑप्शन दिया है तो उस प्रश्नों का उत्तर जो है हम इनमें से चुनें। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये बहुत सारे प्रकार की इकाइयाँ हैं। अक्सर लोग जो है इन इकाइयों में भ्रमित हो जाते हैं कि किसको कौन सी इकाई कहा जाए। तो ये सभी प्रकार की इकाइयाँ हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। तो चलिए हम जान लिए वर्ण के बारे में और उसकी लघुत्तम इकाई के बारे में हमने जाना। वर्ण के बाद अगला जो टॉपिक आता है वह टॉपिक है वर्णमाला। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है वर्णमाला। वर्ण के बाद वर्णमाला हम पढ़ेंगे, जैसा कि इसका नाम ही लिखा है वर्णमाला, यानी वर्णों की माला। जैसे फूलों की माला होती है, तो अगर हमें फूलों की माला बनानी है तो फूलों को व्यवस्थित ढंग से अगर हम पिरोएं तभी जो है सुंदर माला बन सकता है। उसी प्रकार से अगर हम वर्णों को व्यवस्थित ढंग से लिखें तो वर्णमाला बन सकता है। यानी सिर्फ हम वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कह सकते। जैसे क्वेश्चन दिया गया कि वर्णमाला कहते हैं तो उसमें ऑप्शन में लिखा रहेगा कि वर्णों के समूह को, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, ऐसे भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो सिर्फ वर्णों के समूह को हम वर्णमाला नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वर्णमाला को जैसा नाम लिखा है माला, तो माला बनाने के लिए व्यवस्थित होना जरूरी है। यानी वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। सिर्फ अगर वर्णों का समूह लिखा रहेगा तो उसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णमाला होने के लिए वर्णों का व्यवस्थित समूह होना आवश्यक है। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरे तरह से एक प्रश्न कर दे रहे हैं। अब एक प्रश्न मानिए ऐसे पूछा गया कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। देखिए दो तरह से हो गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं। अब हमने कह दिया कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। तो अगर वर्णों का सार्थक समूह पूछा जाए तो उसको हम शब्द कहते हैं, उसको हम वर्णमाला नहीं कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह तो वर्णमाला, और वर्णों का सार्थक समूह तो उसको हम शब्द कहते हैं। ये जो वर्णमाला है इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं, तो इसके दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं, तो वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला आपका होता है स्वर और दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। यहाँ पर अधिकतम परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। उनकी संख्या हमें बतानी रहती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। अब देखिए ऑप्शन आपके पास ऐसे दिया रहेगा। ऑप्शन दिया रहेगा 44, 46, ऐसे 49, 52, 56, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिए रहते हैं। ये जो भी हमने यहाँ पर ऑप्शन लिखा है, कहीं ना कहीं आपको किताबों में ये सभी जो संख्या आपको मिल जाएगा। कुछ किताबों में 44 संख्या लिखा हुआ, कहीं 46, कहीं 49, कहीं 52, कहीं 56, ऐसे संख्या लिखा हुआ। तो यहाँ पर हमको भ्रमित नहीं होना है, ध्यान रखना है। जब पूछा जाए कि वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, देखिए वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या पूछा जाए, वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है, तो वह 44 होती है। वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है,
तो 44 होती है। दूसरा पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वह कितना होता है, 52 होता है। अब यहाँ पर 49 जो हमने लिखा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न एक बनता है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि राजकीय लिपि में, जैसे हमारी राजकीय लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, और राजभाषा क्या है, हिंदी है, संविधान में घोषित किया गया है। तो हमारे राजकीय लिपि में वर्णों की संख्या कितनी है, किसमें, राजकीय लिपि यानी राजकीय लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो राजकीय लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, 49 होता है। तो जब राजकीय शब्द बोलेगा तभी हमको 49 बताना है, नहीं तो सामान्यतः प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो सीधे सीधे हमको 52 बता देना है। बहुत कम परिस्थितियों में 44 पूछे जाते हैं। अगर 44 52 दोनों दिया है, क्वेश्चन पूछ दिया कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमको 52 बता देना है। जब राजकीय लिपि में पूछेगा या राजभाषा में पूछेगा, तो राजकीय लिपि में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 49 होती है। अब यहाँ पर सीधे सीधे हम ध्यान रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, तो 52 संख्या याद रखेंगे। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 33 होती है। यहाँ पर संख्या तो हमने बता दिया, फिर भी हमने अभी कहा कि बहुत सारे पुस्तकों में अलग अलग संख्या दिया रहता है, गणना करके दिखा भी देता है कि इतनी संख्या है, इतनी संख्या है। तो यहाँ पर हम गणना करके आपको बता दें कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 कैसे होती है, स्वरों की संख्या 11 कैसे है, और व्यंजन की संख्या 33 कैसे है। तो पहले हम इन वर्णों की गणना करके देख लेंगे, ताकि मन में कोई भ्रम न रहे कि कैसे ये 52 हो गया, 11 कैसे हो गया, 33 कैसे हो गया। स्वरों की संख्या 11 है। इसमें आप अ से लेकर ये अ तक अगर कुल गणना करेंगे तो ये कुल संख्या 11 है। अ से लेकर अ आ ई उ, जो भी अ से लेकर अ तक आप गणना करेंगे तो ये कुल संख्या 11 होगी। एक परीक्षा में पूछा गया है बीएड एंट्रेंस बनारस के, उसमें पूछा गया था कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग होता है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हिंदी वर्णमाला में ये 5 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग में जो है 5 अक्षर होते हैं। जैसे आपका ये होता है क ख ग घ अंग, तो ये प्रत्येक में क च ट त प, इसमें 5वां अक्षर आपका आएगा अंग, य, ड़, न और म। ये कुल संख्या अगर हम गणना कर दें तो ये कुल संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों की संख्या तो 1 2 3 4 5 वर्ग होते हैं। इसके बाद जो अक्षर आते हैं, उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपका आएगा य, र, ल, व। ये संख्या आपका 4 हो गया। उसके बाद जो है ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन में ये तीनों स आता है और ह आता है, इनकी संख्या भी 4 होती है। उसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन आते हैं। संयुक्त व्यंजन में आपका ये छ, त्र, ज्ञ और स्र, इनकी संख्या भी 4 होती है। उसके बाद जो है
उत्क्षिप्त व्यंजन आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसमें आपका ये आता है बिंदी वाला ड और ढ, ऐसे बिंदी लगा रहेगा। इसकी संख्या जो है 2 होती है। अयोगवाह हैं, अयोगवाह जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, यानी इसमें अंग और अह, इसकी संख्या जो है 2 है। अब यहाँ पर हम गणना करके देख सकते हैं कि कुल संख्या कितनी है। ये 11 है, 25 है, 4 है, 4 4 2 2। कुल गणना करेंगे तो ये कुल संख्या कितना आता है, कुल संख्या जो है 52 आता है। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या पूछा जाए तो कितना हमें बताना है, कुल संख्या 52 बताना है। स्वरों की संख्या अ से लेकर अ तक आप गणना करके देख सकते हैं, 11 आता है। जब एक प्रकार से इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, अब देखिए ऑप्शन में ऐसे दिया रहेगा 9, 10, 11, 13, ऐसे ऑप्शन लिखा रहेगा। और पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो जब स्वरों की संख्या पूछता है तो कहीं कुछ पुस्तकों में, जैसे लुसेंट की पुस्तक में से 10 दे दिया है, तो इसमें हम संख्या कितना बताएंगे, 11 संख्या बताएंगे। कुछ लोग भ्रमित ये हो जाते हैं कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो जब कुल की हम बात करते हैं तो उसमें लोग क्या करते हैं, अंग और अह को भी जोड़ लेते हैं, यानी उनके दिमाग में आता है कि कुल संख्या 13 होता है, लेकिन 13 संख्या नहीं बताना है, क्योंकि अंग और अह जो है ये स्वरों की श्रेणी में नहीं आते हैं, पूर्ण रूप से व्यंजन भी नहीं होते हैं, इसलिए उसको अलग से एक कैटेगरी बनाई गई है अयोगवाह का। तो 13 हमको संख्या कभी नहीं बताना है। 10 कहीं, जैसे लुसेंट हमने कहा कि अन्य पुस्तकों में दे दिया है कहीं 10, तो उसको नहीं बताना है। 11 संख्या हमको बताना है अ से लेकर अ तक। दूसरी चीज हमने बताया कि व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। अब यहाँ से हम गणना करें तो ये 25, 4 4 4 2 2, तो ये कुल मिलाकर 41 संख्या है। तो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल 41 संख्या है, तो फिर हम व्यंजन वर्णों की संख्या 33 क्यों बताएंगे, हमको 41 बताना चाहिए, क्योंकि 11 ये स्वर हो गए और 41 जो है व्यंजन हो गए, कुल मिला के 52 हो गए। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि व्यंजन वर्णों की संख्या हमें कितना बताना है, तो उसकी संख्या हमें 33 बतानी है। क्यों बतानी है, देखिए यहाँ से जो नीचे वर्ण हैं ये 8 वर्ण हैं, 4 ये संयुक्त व्यंजन हैं और बाकी वो क्षिप्त और अयोगवाह है। इन अक्षरों को, यानी ये जो नीचे वर्ण लिखे गए 8, इनकी गणना हमको नहीं करनी है। इनकी व्यंजन वर्णों की मूल संख्या में हमें इनकी गणना नहीं करनी है, यानी हमको क से लेकर और ह तक ही गणना करना है। तो क से लेकर ह तक जब हम गणना करेंगे तो ये कुल संख्या आपका 33 आएगा। तो इसकी गणना क्यों नहीं करेंगे, गणना जब कर रहे हैं यहाँ तक ह तक गणना कर रहे हैं, तो ह के बाद जो अक्षर है उसकी गणना क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अक्षर हैं ये सभी अपने पहले वाले अक्षरों से ही बने हैं या उन्हीं की ध्वनियाँ हैं। ये जितने भी अक्षर हैं ये सब अपने पहले वाले अक्षरों से विकसित हुए हैं या उन्हीं में से किसी न किसी अक्षर की ध्वनि है। जैसे ये 6 लिखा है, 6 किससे मिलके बना है, ये आपका क और स से मिलके बना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क है और ये आपका स है, यानी 6 जो है अपने पहले जो क और स आ रहा है उसी से मिलके बना है। तो इसका मतलब ये मूल ध्वनि नहीं है, इसको गणना नहीं करना है। त्र जैसे लिखा है त्र, तो ये त और र से मिलके बना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर त है और ये आपका र है, यानी ये भी जो अपने पहले वाले अक्षरों से ही मिलके बना है। ज्ञ लिखा है तो इसमें आएगा च छ ज, तो ये ज और य से मिलके बना होता है, यानी ये भी जो अपने पहले वाले अक्षरों से मिलके बना है। स्र स और र से मिलके बना, ये लिखा है स, ये लिखा है र,
यानी ये चारों जो है अपने पहले वाले अक्षरों से ही विकसित है या अपने पहले की जो ध्वनियाँ हैं उसी से मिलकर बने, इसलिए इन चारों की गणना नहीं करेंगे। ये जो उच्छिप्त व्यंजन है यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लिखा है ट, ठ, ड, ढ, ड़, ऐसे लिखा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ड, ढ आ रहा है और यहाँ पर भी ड, ढ आ रहा है। यहाँ पर इन पर हमने क्या किया, बिंदी लगा दिया। इसमें नीचे जो यहाँ पर बिंदी लगा है और इन दोनों में क्या है, यहाँ पर नीचे इसके अक्षर के नीचे जो है बिंदी नहीं लगा है। यानी ये जो ड, ढ है उसी से ये उत्क्षिप्त व्यंजन ये ड, ढ जो है आपका विकसित हुआ है। यानी ये दोनों अक्षर भी अपने पहले वाले अक्षरों से ही मिलकर बने हैं या अपने पहले की जो ध्वनियाँ हैं उसी से विकसित हुए, इसलिए इन दोनों की भी गणना नहीं करेंगे। अब ये जो अंग और अह लिखा है इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये कहाँ से विकसित हुए हैं, तो इसको हम ऐसे जानेंगे। जैसे मान यहाँ पर हमने लिख दिया पंथ, पंथ लिखा है, ये जो बिंदी है वही आपका अंग है। इस पंथ शब्द को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये जो बिंदी है इसको हटा रहे तो ये क्या है, न में बदल जा रहा है। यानी ये जो बिंदी है वो कौन सी ध्वनि है, न की ध्वनि है, ये आपका न यहाँ पर लिखा है। यानी दूसरे और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे मान लिखा है कंठ, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये जो बिंदी है वो आपका ऐसे बदल गया। ये भी आपका अक्षर देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ड़। ऐसे मान लिखा है पंप, इसको चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं बिंदी जो है म में बदल गया। यानी ये जो बिंदी है ये आपका यही पंचमा अक्षर अंग य ड़ न म, इन्हीं अक्षरों की जो ध्वनियाँ हैं वही आपका ये ध्वनि है, इसलिए इसकी भी गणना नहीं करेंगे। अह लिखा है, जैसे मान यहाँ पर हमने लिख दिया अतः, इसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको आप बोल रहे हैं अतः, ऐसे बोल रहे हैं अतः। यानी ये जो बिंदी है इसकी जो ध्वनि है वह क्या है, ह, अतः। यानी इस बिंदी की जो ध्वनि हम बोल रहे हैं वो ह है। यानी ये जो ह है इसी का सांकेतिक रूप जो है ये है आपका विसर्ग। यानी ये जो बिंदी है ये अपने पहले की जो ध्वनियाँ हैं उसी की ध्वनियों का ये सांकेतिक रूप है, इसलिए ये भी मूल नहीं है, ये भी अपने पहले की ही ध्वनियों से बना हुआ है, इसलिए इसकी भी गणना हम नहीं करते। यानी इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये जितने भी अक्षर हैं ये सब अपने पहले वाले ध्वनियों से या अक्षरों से विकसित हैं या उससे बने हुए हैं, इसलिए इनकी गणना नहीं करते हैं। इस प्रकार से व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है, 33 हो जाती है। तो आज हमने वर्ण विचार में जाना कि कौन कौन से मूल वर्ण हैं, उसमें वर्णमाला क्या है, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं और उनकी जो है कितनी संख्या होती है। जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, स्वरों की संख्या 11 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। तो इसमें हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अगले टॉपिक से हम लोग जानेंगे कि स्वर क्या होता है। तो अगले टॉपिक में हम स्वर जानेंगे, स्वर का अर्थ जानेंगे, स्वरों का वर्गीकरण जानेंगे और उसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।